हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मैडम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है मनी एंड बैंकिंग या फिर मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो हम बात कर रहे थे लेसन नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम क्या था, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, जहां पे हमने ऑलरेडी कुछ कंसेप्ट डिस्कस कर लिए हैं और उम्मीद है आप लोग हर एक कंसेप्ट को टॉपिक वाइज ही कवर कर रहे हो और हमेशा हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज ही कवर किया करो, ठीक है। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जहां पे हमें एक तो थोड़ी सी बात करनी है लोनेबल फंड थ्योरी के बारे में, जहां पे हम इसकी लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे और इसके क्रिटिसिज्म के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे काइंजियन थ्योरी को, जो कि मनी से रिलेटेड है और कैसे मनी मार्केट में डिमांड और सप्लाई इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस करता है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336, यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ लोनेबल फंड थ्योरी की, क्योंकि हमने इसकी तारीफ बहुत कर ली, ठीक है। इसके अंदर डिमांड भी देख लिया, लोनेबल फंड थ्योरी में डिमांड किस प्रकार से होती है, सप्लाई किस प्रकार से होती है, कंजप्शंस क्या क्या थी इसकी प्रीवियस वीडियो में। अब हमें थोड़ी सी इसकी बात करें लिमिटेशंस के बारे में और थोड़ी सी बेइज्जती करनी है इसकी अकॉर्डिंग टू काइंजियन थ्योरी। तो चलो समझते हैं इसको। तो पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, like the classical the loanable funds theory also assume perfect competition in the market। मतलब लोनेबल फंड भी ना यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन को एज्यूम करता हुआ चल रहा था। जैसा मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस वीडियो में कि परफेक्ट कंपटीशन नाम की कोई भी चीज नहीं होती है, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी हों, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी हों और कोई भी एक सिंगल एजेंट पूरे तरीके से मार्केट को या फिर बड़े लेवल पे मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें जनरली इम्परफेक्ट कंपटीशन की फॉर्म ही देखी जाती है हर एक मार्केट की फॉर्म के अंदर। तो परफेक्ट कंपटीशन नजर नहीं आती, तो जिसकी वजह से ये एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस या फिर इंपॉर्टेंट कंजप्शंस होती है ना उसकी, वो लिमिटेशन में तब्दील हो जाती है कब, लोनेबल फंड की थ्योरी के केस में। तो इन द मार्केट बट इन रियलिटी, जब हम रियलिटी की बात करते हैं तो हमें मार्केट फेलियर्स भी नजर आते हैं, अकर्स ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन की तो वहां पे इंफॉर्मेशन प्रॉपर है, लेकिन किसी भी मार्केट में ना तो कंज्यूमर्स के पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है, ना ही मतलब ना तो बायर्स के पास ना ही सेलर्स के पास, यानी कि असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन हमें नजर आती है। कई बार जो है ना बायर जो है बहुत सी चीजों से अवेयर नहीं हो पाते, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है, यानी कि असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन के केस में मार्केट फेलियर भी हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इम्परफेक्ट कंपटीशन है, लैक ऑफ प्रॉपर इंफॉर्मेशन, इसी को तो बोलते हैं असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, मतलब प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है या फिर लैक है प्रॉपर इंफॉर्मेशन की अबाउट मार्केट कंडीशन, की मार्केट कंडीशंस किस प्रकार की हैं, अफेक्ट लैंडिंग बोरोइंग डिसीजंस। और यही नहीं, इसकी वजह से क्या होता है, जो लैंडिंग बोरोइंग डिसीजंस है इसमें भी बहुत सी दिक्कतें आती हैं, यानी कि लैंडर्स को प्रॉब्लम होती है अपने पैसे को लोन पे देने में और जो बोरोवर है उनको भी दिक्कत होती है पैसे को बोरो करने में। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब भी एक पर्सन चाहे एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन क्यों लेता है, लेकिन बहुत सी हिडन चीजें होती हैं जो उन लोगों को पता नहीं होती, जिसकी वजह से उनकी जेब से पैसा निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी पर्सन से या फिर किसी भी जगह से लोन लेते हैं, ठीक है, तो हमारा एक प्रोसेसिंग फीस के नाम पे कुछ अमाउंट स्टार्टिंग में कट जाता है। उसके अलावा अगर टाइम पे एक भी ईएमआई बाउंस हो गई और ग्रेस पीरियड नहीं है तो एक अच्छा खासा फाइन भी कट जाता है। तो बहुत सी दिक्कतें आती हैं जो लोगों को, जिसके बारे में लोग इन्फॉर्म नहीं होते हैं। अगर लोग इन्फॉर्म होते भी हैं या तो हो सकता है उन्होंने डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं पढ़ रखे, या फिर जब उन्हें लोन दिया गया था, ठीक है, उन्हें प्रॉपर इन्फॉर्म नहीं किया गया उस लोन के बारे में कि क्या उसका इंटरेस्ट रेट रहेगा, क्या उसकी ईएमआई रहेगी, अगर ईएमआई की ड्यू डेट से ईएमआई अगर बाउंस हो जाती है तो आपके पास कितना ग्रेस पीरियड होगा, और अगर आपने ग्रेस पीरियड में टाइम पे नहीं पेमेंट की तो कितना फाइन वगैरह कटेगा। उन सबकी इन्फॉर्मेशन जो है ना कई बार जो है बायर से या फिर लोन लेने वाले से, बोरोवर से छुपाई जाती है, ठीक है। तो ये एक मेजर दिक्कतें बनती हैं। इसलिए आपने देखा भी होगा कि कई बार जो लोग हैं ना वो लोन लेके डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, यानी कि जल्दी से उस लोन को रिकवर नहीं कर पाते या फिर कहीं ना कहीं बहुत सी दिक्कतों को उन्हें सामना करना पड़ता है फाइनेंशियली। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, जहाँ पे हम ये डिस्कस कर रहे थे कि एक इंपॉर्टेंट कंसेप्शन था कि यहाँ पे रिस्क नहीं होता। अरे ऐसी कौन सी फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ पे रिस्क नहीं होगा? रिस्क बिल्कुल होगा। अगर मान लेते हैं कि जैसे मैंने बात करी कि बोरोवर्स को नुकसान हो सकता है, क्योंकि हो सकता है भाई बोरोवर्स को कुछ ऐसी पेमेंट्स के बारे में पता ना हो जो पेमेंट उससे बिना पूछे उसके बैंक से डिडक्ट कर ली जाती हो, या फिर हो ये भी सकता है कि लैंडर को भी तो नुकसान हो सकता है कि भाई उसने पैसा उधार पे लगाया और हो सकता है कि जिसने उधार लिया हो वो डिफॉल्टर निकल गया, या फिर वो
वो अमाउंट, लोन का अमाउंट पे नहीं कर पाया, तो ऐसे केस में नुकसान किसका होता है? लेंडर्स का भी नुकसान होता है, यानी कि रिस्क इन्वॉल्व होता है। ऐसी कोई सी फाइनेंशियल मार्केट नहीं है जहां पर रिस्क इन्वॉल्व ना हो। तो लैंडिंग एंड बोरोइंग बिजनेस इन्वॉल्व रिस्क, इसमें भी रिस्क इन्वॉल्व होता है। एज द फ्यूचर इज अनसर्टेन, क्यों? क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर है किसी को पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा, है ना। तो उसकी वजह से देयर आर मैनी केसेस, हमारे पास बहुत से केसेस ऐसे भी आते हैं वेयर इन बोरोवर्स हैव फेल्ड टू रीपे द लोन, जहां पे बोरोवर जो है ना वो लोन को पे नहीं कर पाते, एंड दस कॉजिंग लॉस टू लैंडर्स, जिसकी वजह से लैंडर्स को एक अच्छा खासा लॉस देखने को मिलता है। इसके बाद आता है हमारे पास तीसरा पॉइंट, तीसरा क्रिटिसिज्म पॉइंट, वो क्या है? द थ्योरी एक्नॉलेज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एज अ सप्लायर और सोर्स ऑफ लोनेबल फंड। हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है उसकी इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इतनी है कि गवर्नमेंट जो है वो लोनेबल फंड्स प्रोवाइड कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट के और भी काम होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिसीज बनाना कि भाई इंटरेस्ट रेट क्या रहने वाला है। ऐसे तो भाई लोग जो हैं क्या बोलते हैं, जो लैंडर्स हैं वो बोरोवर्स क्या करेंगे? एक्सप्लॉइट करेंगे। तो गवर्नमेंट जो है वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट भी डिटरमाइन करती है, अदर पॉलिसीज भी बनाती है, और यही नहीं जो इस मार्केट को यानी कि फाइनेंशियल मार्केट को कहीं ना कहीं रेगुलेट भी करती है, ताकि ना तो लैंडर्स को दिक्कत हो और ना ही बोरोवर्स को दिक्कत हो। तो वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो अंजप्शन थी ना कि गवर्नमेंट का सिर्फ इतना काम है कि वो सिर्फ लोन प्रोवाइड करेंगे या फिर लोनेबल फंड प्रोवाइड करेंगे, ऐसा नहीं है। बट द थ्योरी फेल्स टू कंसिडर द रोल ऑफ गवर्नमेंट एज अ रेगुलेटर। हम यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल एज ए रेगुलेटर भी देखते हैं ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स। गवर्नमेंट्स रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हैं या फिर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस करने में, और यही नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन भी करती हैं। क्योंकि बहुत बार बहुत सी दिक्कतें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। उन सारी दिक्कतों को सोल्व करना काम, रेगुलेशन का काम सब गवर्नमेंट का है। क्योंकि अगर मान लो कि रेगुलेटरी बॉडी ना हो कोई भी, तो ये तो फिर वही हो जाएगा जो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं जमींदारी सिस्टम वगैरह के बारे में कि भाई जो मर्जी इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, लोग डेट ट्रैप में फंसते रहेंगे। वैसे फंसते भी हैं, ठीक है, कि बहुत सी पॉलिसीज के बहुत सारे लूप होल्स भी होते हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वालों को पता होते हैं। तो लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करती है रेगुलेशन के मामले में। तो ये तीसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है? द लोनेबल फंड थ्योरी हैज फोकस्ड ऑन लोन्स अवेलेबल इन डोमेस्टिक मार्केट। लोनेबल फंड थ्योरी जो है ना वो सिर्फ इस बात पे फोकस करते हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में कितना पैसा अवेलेबल है जो लोन पे दिया जा सकता है बोरोवर्स को। लेकिन जब हम एक बात करते हैं ओपन इकोनॉमी की, ओपन वर्ल्ड की, जब से खासकर ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, तो अब जो है ना लोन लेना सिर्फ ये नहीं है कि आप इंडिया के बैंक से ही लोन ले सकते हो, इंडियन बैंक से लोन ले सकते हो, आप फॉरेन कंट्री से भी लोन ले सकते हो। यानी कि लोन लेने के सोर्सेज बड़े हो चुके हैं, जिसकी वजह से हम सिर्फ यहाँ पे ना डोमेस्टिक मार्केट में कितना लोन अवेलेबल है सिर्फ ये डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये थ्योरी जो है ना वो इस चीज की वजह से ही फेल हो जाती है। तो द लोनेबल फंड थ्योरी हैज फोकस्ड ऑन लोन्स अवेलेबल इन डोमेस्टिक मार्केट, क्योंकि लोनेबल फंड थ्योरी सिर्फ फोकस करती है कि डोमेस्टिक मार्केट में कितना पैसा अवेलेबल है। बट इन मॉडर्न डे ओपन इकोनॉमीज लोन्स एंड कैपिटल आर फ्लोइंग अमंग नेशंस। लेकिन जब हम ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं तो चाहे वो लोन हो चाहे वो कैपिटल हो, वो ट्रांसफर्स भी होते हैं, है ना। यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव भी करते हैं, विच डू इन्फ्लुएंस रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन्फ्लुएंस आता है। और यही नहीं, जब कोई फॉरेन मेजर इकोनॉमी अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई भी चेंज करती है तो उसका फर्क बाकी इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए, मान लो यूएसए भी इतनी बड़ी इकोनॉमी है, वहां पे अगर इंटरेस्ट में कोई भी चेंज आता है तो उससे हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स को भी फर्क पड़ता है। हम बिल्कुल ऐसे नहीं कह सकते कि हमारी मार्केट उससे बची रहेगी, नहीं, फर्क पड़ता है। इसके बाद क्या आता है आगे फिफ्थ पॉइंट में, लोनेबल फंड्स आर पार्ट ऑफ टोटल मनी सप्लाई। जो लोनेबल फंड है वो सिर्फ एक पार्ट है टोटल मनी सप्लाई का इन द इकोनॉमी, ऑल्सो इंक्लूड लिक्विडिटी प्रेफरेंस, जो कि हम यहाँ पे इग्नोर कर रहे थे। यहाँ पे हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस भी लेके चलते हैं। लिक्विडिटी प्रेफरेंस यानी कि कितना कैश और कितनी वेल्थ लोगों के पास है जो लोगों ने लिक्विड फंड के तौर पर अपने पास रखी हुई है। क्योंकि हम सब जानते हैं हर एक पर्सन अपने पास जो एसेट्स है वो चाहता है कि उसके पास एसेट हाईली लिक्विड हो। हाईली लिक्विड यानी कि वो जब चाहे उसे कैश में कन्वर्ट करवा पा रहा हो, क्योंकि सबके सब यही कोशिश करते हैं अपने पास, क्योंकि ऐसा पैसा ही क्या जब मेरे को जरूरत हो तो मैं उसे निकाल ना पाऊँ, या फिर मान लो कहीं पे लॉक इन पीरियड में रखा हुआ है कि मैं उसे 3 साल तक 5 साल तक यूज नहीं कर सकता। ऐसा बहुत सारे केसेस में होता भी है, चाहे वो मेरा ही फंड क्यों ना हो। जैसे मान लेते हैं बहुत से इंश्योरेंस कंपनी जैसे होते हैं जहाँ पे आपको 5 साल तक अपना पैसा लॉक इन पीरियड के अंदर ही रखना पड़ेगा,
है ना, जो कि एक बहुत बड़ी दिक्कतें बनती भी है, क्योंकि जब जरूरत है उस फंड की हम यूज ही नहीं कर पाते उस फंड को। तो लेकिन जनरली जो इन्वेस्टर्स है ना, वो सोचते हैं कि हमारे पास जो भी फंड है वो हाईली लिक्विड होना चाहिए, ताकि जब मुझे नीड हो, जब मेरे पास अपॉर्चुनिटी हो, जब मेरे पास दिक्कत आए, प्रॉब्लम्स आए, तो मैं उस पैसे को यूज करके उन प्रॉब्लम को और उन अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट ले पाऊं। ठीक है, तो ये चीज है हमारे पास। तो ये 5 हमारे पास क्या बनते हैं, क्रिटिसिज्म ऑफ लोनेबल फंड थ्योरी, या फिर आप इसे यही बोल सकते हो लिमिटेशंस ऑफ लोनेबल फंड थ्योरी। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, जिसका नाम क्या है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसकी बात मैंने बिल्कुल आखिरी में की भी थी क्रिटिसिज्म के पॉइंट में, कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है। क्योंकि यहाँ पे ना हमने बहुत बार बात कर ली कि जो लैंडर्स हैं, बोरोवर्स हैं, यानी कि जो कैपिटल की डिमांड है, कैपिटल की सप्लाई है, या फिर लोन की डिमांड है, लोन की सप्लाई है, ये सब मिलके रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज इग्नोर कर रहे हैं, वो है पैसा। क्योंकि मनी मार्केट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट और ब्रॉड कंसेप्ट है, जहां पे मनी की डिमांड, यानी कि मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई, ये दो चीज मिलके रेट ऑफ इंटरेस्ट को मेजरली क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। फिर से वही कंसेप्ट आता है कि भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्यों पे किया जाता है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट एक तरह से आप एक कॉस्ट दे रहे हो, उसको बोलते हैं रेंटल कॉस्ट, कि आपने कुछ पैसा बोरो किया, किसी से उधार लिया, किसी और का पैसा यूज कर रहे हो, तो आपको उसके बदले में एक चीज पे करनी है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। क्योंकि वो पर्सन जो सामने से आपको पैसे दे रहा है वो भी तो रिस्क में फंसा हुआ है ना, क्या पता आप उसका पैसा दे पाओ ना दे पाओ, इसके लिए वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट होता है, कि अगर मान लो आपने किसी से आज 1 लाख रुपए दिए, उसे 5 साल बाद आपने 1 लाख रुपए वापस किए, इसका मतलब आपने उसे 1 लाख वापस नहीं किया, आपने उसे, मान लो आपने उसे 50,000, 60,000, 70,000 वापस किए। क्यों? क्योंकि उस पैसे की वैल्यू गिर चुकी है, क्योंकि इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जाता है, वो एक इंपॉर्टेंट रीजन है। अब यहीं पे देखो, काइंस द फाउंडर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स, काइंस की बात कर रहे हैं, जो फाउंडर है मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स के, हैज प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी, जिन्होंने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस, व्हिच इज यूज्ड एज एक्सप्लेनेशन फॉर डिटरमिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम यूज करते हैं ये एक्सप्लेन करने के लिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे डिटरमाइन किया जाए। The theory was given in his famous book, ये थ्योरी एक फेमस बुक में दी गई थी, The General Theory of Employment, Interest and Money, जहाँ पे हम जनरल थ्योरी की बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, इंटरेस्ट की और मनी की, कि भाई एम्प्लॉयमेंट लेवल कैसा रहेगा, इंटरेस्ट रेट कैसा रहेगा और मनी का काम, ये तीनों आपस में कैसे इंटर रिलेटेड रहते हैं। अनलाइक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, अगर हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को छोड़ दें यहाँ पे, तो काइंस आर्ग्यूज दैट डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट इज अ मॉनेटरी फेनोमेनन। उन्होंने क्या बोला कि ये जो डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट है वो एक मॉनेटरी कंसेप्ट है, मॉनेटरी फेनोमेना है। ठीक है, आप इसको सिर्फ बोरोवर के केस से या फिर लैंडर के केस से नहीं समझ सकते हो, सिंस इट इज अ पेमेंट फॉर यूज ऑफ मनी। एक तरह से इन्होंने ये बोला कि ये जो है ना एक पेमेंट है, कि आप किसी और का पैसा यूज कर रहे हो, आप पैसा यूज कर रहे हो, आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। और हम ये भी चीज देखते हैं भाई, अगर हम किसी का पैसा पे करते हैं तो हम उस पैसे के बदले क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, मतलब उस पैसे को यूज करने के बदले पेमेंट करते हैं। लेकिन जब कोई और हमारा पैसा यूज करता है तो हम उससे पेमेंट लेते भी तो हैं। जैसे सपोज करते हैं अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक तरह से हमने इन्वेस्ट कर दिया, तो कोई और उस पैसे को यूज कर रहा है, तो हमें उसका बेनिफिट भी तो मिलेगा, हमें इंटरेस्ट मिलेगा उस पैसे के बदले, ये चीज भी होती है। तो ऑल्सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड मॉनेटरी टर्म्स ओनली, तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी टर्म में ही नापेंगे। इसके बाद अकॉर्डिंग टू काइंस, जब हम काइंस की बात कर रहे हैं, मनी इज मोस्ट लिक्विड एसेट, मनी सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट होता है, क्योंकि हमारे घर मान लेते हैं जो भी कैश में अमाउंट रखा हुआ है या फिर जो भी बैंक में अमाउंट रखा हुआ है वो हाई लिक्विड है, हम उसे जब मर्जी चाहे जब पैसे की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। कोई चीज बाई करनी है, कोई एसेट बाई करनी है, अगर हम किसी प्रॉब्लम में आ गए हेल्थ को लेके तो हमें वो पैसा यूज करना है, तो मनी सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट में ट्रीट किया जाता है, जिसे जब मर्जी हम यूज कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है, अकॉर्डिंग टू काइंस मनी इज द मोस्ट लिक्विड एसेट एंड पीपल डू हैव प्रेफरेंस टू कीप देयर वेल्थ इन लिक्विड फॉर्म, और लोग भी प्रेफरेंस करते हैं कि उनके पास जो भी उनकी वेल्थ है वो लिक्विड फॉर्म में ही रहे, विच इज कॉल्ड लिक्विडिटी प्रेफरेंस। और इसी को हम क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी प्रेफरेंस बोल के चलते हैं, कि कोई भी प्रॉब्लम आई तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं उस लिक्विड फाइनेंस के जरिए, उस लिक्विड पैसे के जरिए, और अगर किसी तरह की अपॉर्चुनिटी मिली है हम उसे ग्रैब भी कर सकते हैं उस पैसे को यूज करके। इसके बाद क्या आता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी इंटरप्रेटेड एज अ रिवॉर्ड। ये भी कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रिवॉर्ड है, किसी ने अगर अपना पैसा आप किसी और को उधार पे दिया, बदले में रेट ऑफ इंटरेस्ट ले, तो रिवॉर्ड है अपने पैसे को खुद कंज्यूम ना कर पाना और दूसरे मतलब खुद की कंजप्शन को सैक्रिफाइस करना और दूसरे
दूसरे को देना कंज्यूम करने के लिए, तो भाई कुछ ना कुछ तो बेनिफिट लेगा ना अगला सामने से, तो वो चीज़ ये होती है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी इंटरप्रेटेड एज अ रिवॉर्ड फॉर पार्टिंग विद लिक्विडिटी इन फेवर ऑफ अदर, क्योंकि आपने अपनी लिक्विडिटी किसी दूसरे को पास ऑन कर दी है इन फेवर ऑफ अदर इनकम जनरेटिंग एसेट्स सच एज बॉन्ड हो सकता है। The determination of this rate of interest depends on the forces of demand and supply। और लेकिन हाँ, determination of rate of interest दो चीज़ करती हैं, डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी इन द मनी मार्केट। मनी मार्केट के अंदर अगर डिमांड ज़्यादा है पैसे की तो सिंपल सी बात है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों ऊपर की तरफ जाएगा? जैसे होता नहीं है कंसेप्ट कि जब डिमांड ज़्यादा होती है किसी चीज़ की तो उसके प्राइस ऊपर जाते हैं, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है। अगर किसी सेक्टर में या फिर किसी भी एसेट की डिमांड ज़्यादा है तो उसके प्राइस ऊपर जा रहे हैं। ऐसे अगर मनी की डिमांड ज़्यादा है तो मनी भी तो एक एसेट ही है, एक हाईली लिक्विड एसेट है जिसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है एक तरह से ऊपर जाता है, ठीक है, उसका जो उसके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो क्या जाएगा ऊपर जाएगा। वहीं पे अगर मनी की डिमांड कम हो जाती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आता है। सेम ऐसे ही जब मनी की सप्लाई क्या होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है डिमांड के अकॉर्डिंग तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना मनी की सप्लाई बढ़ती जब है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है। क्यों? क्योंकि हर एक सप्लायर जो मनी को सप्लाई कर रहा है वो चाहेगा कि वो जब सप्लाई को बढ़ाए जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो ताकि ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट किया जा सके। ये सारे कंसेप्ट हमने काफ़ी डीप में डिस्कस किए हैं प्रीवियस टॉपिक्स में। अब हम आने वाले कंसेप्ट में ये डिस्कस करेंगे कि जो मनी की डिमांड है वो कैसे कैसे होती है और कैसे कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट को वहाँ पे चेंज किया जाता है, ठीक है। तो मेन हम बात करेंगे मनी मार्केट के अंदर मनी ऑफ डिमांड और सप्लाई के बारे में। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का, ठीक है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। फिर भी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत रहेगी वो कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। अब इसको जो उतारना उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से।